तो उसके बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और कब उसका इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम लोग देख रहे हैं लिफ्टिंग स्टेट अप, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई पेरेंट कंपोनेंट है, जैसे कि app.js हमारा ये कंपोनेंट, इसमें कोई एक स्टेट है और इस स्टेट को अगर आपको किसी चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ करना है, या तो वो user.js है या फिर कोई अदर चाइल्ड कंपोनेंट जैसे guest.js, अगर दोनों में से किसी में भी आपको यूज़ करना है पेरेंट कंपोनेंट के स्टेट को, तो आप एज अ प्रॉप पास करके, यानी कि उस स्टेट को एज अ प्रॉप पास करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके पहले इसको ज़रूर देखिएगा। इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ वन लेवल पर है, यानी कि एक पेरेंट देन एक चाइल्ड, बस इतना ही सिमटा हुआ है। मान लीजिए कि लेवल आपका इंक्रीज़ होता है, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए कि एक पेरेंट है जिसमें एक स्टेट है, इसका एक चाइल्ड है जो कि यूज़र है, देन इसका एक चाइल्ड है जो कि है गेस्ट। ये हमारा पेरेंट, ये चाइल्ड और ये ग्रैंड चाइल्ड है, इस तरीके से रिलेशन है। अब एज्यूम करें कि app.js में जो स्टेट है उस स्टेट को guest.js में, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट में जो स्टेट बना हुआ है उस स्टेट को मुझे, यानी कि ग्रैंड चाइल्ड को एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे? एक तो उपाय ये है कि आप स्टेट जो पेरेंट कंपोनेंट में उसको एज अ प्रॉप पहले चाइल्ड में पास कीजिए, देन चाइल्ड से उसको पास कीजिए ग्रैंड चाइल्ड में एज अ प्रॉप। तो इस तरीके से आप पेरेंट स्टेट को यहाँ ग्रैंड चाइल्ड में यूज़ कर सकते हैं। बट इससे हमारा एक प्रॉब्लम ये हुआ कि चाइल्ड में इसे मैं पास करने का सकता नहीं थी, बिकॉज इसका कहीं भी यूज़ ये नहीं करने वाला है। बट अननेसेसरी एक बार हमें इसको पास करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये इसी तरह का हायरार्की बना रहा है। इसको हम लोग, इस आर्किटेक्चर को अगर हम लोग चेंज करें और कुछ इस तरीके से देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए कि ये पेरेंट हमारा चाइल्ड और ये ग्रैंड चाइल्ड है, तो इस स्टेट को मुझे इसमें यूज़ नहीं करना है, मुझे यूज़ करना है ग्रैंड चाइल्ड में। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग जानते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप में हम लोगों ने देखा है कि आप इस स्टेट को एज अ प्रॉप इसमें पास कर सकते हैं, देन यहाँ से एज अ प्रॉप इसमें पास कर लीजिए, तो फिर हमारा ये अचीव हो जाएगा कि आप पेरेंट के स्टेट को ग्रैंड चाइल्ड में यूज़ कर पाएंगे एज अ प्रॉप। लेकिन एज्यूम कीजिए कि ये जो लेवल है आपका ये बढ़ता जाता है, यानी कि जो हायरार्की आप देख रहे हैं ये ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो, या फिर इससे भी बड़ा आप एज्यूम कीजिए। इस चीज़ में क्या है कि पेरेंट हमारा ये है स्टेट जहाँ बना हुआ है app.js में, और सिर्फ मुझे guest2.js में इसका स्टेट यूज़ करना है, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट में जो भी स्टेट बना हुआ है उसका इस्तेमाल मुझे guest2.js में, यानी कि यहाँ पर करना है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलूँ जिसमें प्रॉप्स पास करके हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पास करना पड़ेगा यहाँ प्रॉप्स के तौर पर, देन इसको पास करेंगे यहाँ, देन इसको पास करेंगे यहाँ, देन इसको पास करेंगे यहाँ, देन ये यूज़ कर पाएगा। तो इसके पास इसको होना कोई ज़रूरी नहीं था, मतलब user.js इस स्टेट को यूज़ नहीं कर रहा है, बट फिर भी इसको यहाँ पास करना पड़ रहा है जिससे कि ये और अपने नीचे जाए और फाइनली हम लोग इसको यहाँ यूज़ कर पाए, यानी कि इस स्टेट को फाइनली हम लोग यहाँ यूज़ कर पाएँ। इसीलिए हमें इस स्टेट को user.js में, देन guest.js में, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ हमें पास करने की आवश्यकता पड़ रहा है, जो कि अननेसेसरी है। मतलब सिर्फ यूज़ एक बंदा करेगा और उसके लिए मुझे इस स्टेट को इतना दूर से यहाँ तक ट्रैवल करवाना पड़ रहा है इन सब स्टेशन से होते हुए। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि app.js में जो स्टेट बना ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला है? या फिर अगर इससे भी कॉम्प्लेक्स अगर हायरार्की लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कंपोनेंट का स्टेट दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्ट से जंप करे, डायरेक्ट जाए। बिल्कुल हमारे पास एक ऐसा फीचर अभी है, अब हमारे पास एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट API। तो कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करके आप इस तरीके से प्रॉप्स बाय प्रॉप्स इसको ट्रैवल करवाने के बजाय डायरेक्ट यहाँ से यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ कब करना है, जब आपको कॉम्प्लेक्स हायरार्की मिलता है और अननेसेसरी आप नहीं चाहेंगे कि बाकी के जो कंपोनेंट्स उसमें आपका स्टेट जाए, जबकि आप उसको सिर्फ यूज़ एक स्टेट में करने वाले हैं। बट जस्ट बिकॉज ये हायरार्की बना रहा है
इसीलिए आपको उसको प्रॉप के थ्रू पास करने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग कॉन्टेक्स्ट API। इसको और डिटेल में जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। Context provides a way to pass data through the component tree without having to pass props down manually at every level. So every level में as a prop pass करने के बजाय डेटा को आप डायरेक्टली उस component में पास कर सकते हैं जिसमें इसकी आवश्यकता है। In a typical React application, data is passed top down, parent to child via props। आप पेरेंट टू चाइल्ड पास कराते हैं जो भी डेटा होता है, बट दिस कैन बी cumbersome for certain type of props that are required by many components within an application। सो ये इस तरीके का अप्रोच जो आप यूज़ करते हैं, जो पेरेंट टू चाइल्ड आप वाया प्रॉप्स अगर पास करने का जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, उस तरीके से अगर आप पास करेंगे तो मे भी आपको प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी जब आपका कॉम्प्लेक्स हायरार्की आपको देखने को मिलेगा तब। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट API। कॉन्टेक्स्ट API में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट API में आप कंपोनेंट्स के बीच वैल्यूज़ शेयर कर सकते हैं विदाउट प्रॉप्स। इसमें बेसिकली जो काम किया जाता है, मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो, जैसे ऑथेंटिकेट करना हो किसी यूज़र को, तो आपको उसको हर कंपोनेंट में मे भी करना पड़े तो आप उसको क्या करते हैं कि एक जगह कर देते हैं, देन उसको पास करते जाते हैं जहाँ भी उसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यूज़ करते थे, अभी पता नहीं फेसबुक में सब फीचर नहीं है, शायद ऑर्कुट में था जो कि बंद हो चुका है, गूगल का प्रोडक्ट था, उसमें आप ऑर्कुट में चेंज कर सकते थे अपने थीम का कलर। तो अगर थीम कलर अगर आपका है तो आप चाहेंगे कि एक जगह एक बार सेट कर दे यूज़र, तो वह बाकी सभी कंपोनेंट, बाकी सभी जो आपके कंपोनेंट्स होंगे, एप्लीकेशन होंगे, उन सभी में वो अप्लाई कर देगा। तो उसको आप पास करना चाहेंगे बाकी के सभी कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट जब वो सेट हो जाए तो बाकी कंपोनेंट में वो अपने आप पास हो जाए। तो उस केस में आप कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करते हैं। सो ये कुछ सिनेरियो हैं जहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे खुद ब खुद। एक बार आप सीख जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या पावर है और कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। सो इसका जो बेसिक यूजेस है, कैसे करना है, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, देन हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना। सो react.create कॉन्टेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, जिसमें एक इनिशियल स्टेट पास किया जाता है जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू कह सकते हैं। सो पासिंग द इनिशियल स्टेट टू react.create कॉन्टेक्स्ट, दिस फंक्शन देन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद अ प्रोवाइडर एंड अ कंज्यूमर। ये जो हमारा react.create कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं आप, और ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट विथ प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइडर क्या होता है अगर आप बात करें तो, यूजिंग द प्रोवाइडर कंपोनेंट एट द टॉप ऑफ द ट्री एंड मेकिंग इट एक्सेप्ट अ prop called value. This value can be anything. Using the consumer component anywhere below the provider in the component tree to get a subset of the state. अब इसमें आपको अगर इसका आप समझना चाहें अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट में, तो मैं आपको बता दूं कि पहले स्टेप में, जो कि बुलेट नंबर 1 में आप देख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया। कॉन्टेक्स्ट जब क्रिएट करते हैं तो ये 2 चीज़ें हमें रिटर्न करता है। एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें 2 चीज़ें, 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला है हमारा प्रोवाइडर और दूसरा है कंज्यूमर। प्रोवाइडर डेटा को रखता है और उस डेटा को यूज़ करता है कंज्यूमर, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर जनरल शब्दों में हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोवाइडर के पास डेटा रहता है, या कह सकते हैं कि प्रोवाइडर डेटा प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर उस डेटा को कंज्यूम करता है। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने एक स्टेट बनाया तो उस स्टेट को हम लोग दे देंगे प्रोवाइडर को, जो कि उस स्टेट को प्रोवाइड करने का काम पड़ेगा। अब जिस भी कंपोनेंट में आवश्यकता पड़ेगी उस डेटा की, वहाँ हम लोग कंज्यूमर लगाएंगे और उस कंज्यूमर के थ्रू प्रोवाइडर का जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइडर, उसको कंज्यूम करेंगे। इसको एग्जांपल में देखेंगे तो और बेहतर तरीके से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए डिटेल में जानते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। इट क्रिएट्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जो कि 2 चीज़ें रिटर्न करता है, प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर, ये हम लोगों ने देखा। When React renders a component that subscribes to this context object, it will read the current context value from the closest matching provider above it in the
ट्री। इसका सिंटेक्स देखते हैं आप तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ पाएंगे। मैंने लिखा कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं माई कॉन्टेक्स्ट की जगह में मैंने माई कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ, यानी कि मेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम मैंने माई कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। देन इक्वल साइन देना है, देन रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का सी कैपिटल देना है। देन यहाँ कोई भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब क्या, इट इज़ ओनली यूज्ड व्हेन अ कंपोनेंट डज नॉट हैव अ मैचिंग प्रोवाइडर अबव इट इन द ट्री। सो जब आप प्रोवाइडर बनाते हैं, अगर आप मतलब आपके कंपोनेंट में अगर प्रोवाइडर नहीं है तो उस केस में कंज्यूमर यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे उसको इस्तेमाल करेगा। कहने का मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने नहीं लिखा तो प्रोवाइडर में आप वैल्यू देंगे वह यूज़ होगा। अगर आपने प्रोवाइडर नहीं दिया तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप लिखेंगे वह यूज़ होगा। और अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देते हैं और प्रोवाइडर भी देते हैं तो प्रोवाइडर में जो होगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब प्रोवाइडर नहीं रहेगा तब इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ किया जाएगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ ऑप्शनल है, नहीं भी देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं। कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट इक्वल रिएक्ट और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से बुलियन वैल्यू आप दे सकते हैं फॉल्स या ट्रू। इस तरीके से कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि इंटीजर पास कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पर। सो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया जाता है। अब बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कैसे बनाना है। एवरी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कम्स विद अ प्रोवाइडर रिएक्ट कंपोनेंट दैट अलाउज कंज्यूमिंग कंपोनेंट टू सब्सक्राइब टू कॉन्टेक्स्ट चेंजेस। जितने भी कॉन्टेक्स्ट आप क्रिएट करते हैं जो कि बनाया जाता है रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, उसमें से हमें क्या मिलता है कि ऑब्जेक्ट मिलता है और उस ऑब्जेक्ट के साथ आता है प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रोवाइडर की बात करेंगे। सो प्रोवाइडर जो भी वैल्यू में यहाँ दिया जाएगा वह पास किया जाएगा कंज्यूमर के पास। यह अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल में समझ में आएगा जब हम लोग पीपीटी में ही देखेंगे इसका सिंटेक्स। तब वन प्रोवाइडर कैन बी कनेक्टेड टू मेनी कंज्यूमर्स, प्रोवाइडर कैन बी नेस्टेड टू ओवरराइड वैल्यूज डीपर विद इन द ट्री। सो एक प्रोवाइडर को आप बहुत सारे कंज्यूमर में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोवाइडर जो कि डेटा प्रोवाइड करता है वह सिर्फ एक कंज्यूमर में ही इस्तेमाल हो सकता है, या फिर एक कंज्यूमर में इस्तेमाल कर दिया तो दोबारा से उसको किसी और कंज्यूमर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको आप जितनी मर्जी उतनी कंज्यूमर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस इसका अगर देखें तो कुछ इस तरीके से है, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिखना है, प्रोवाइडर का पी कैपिटल, देन वैल्यू में यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं। कोई भी वैल्यू से मतलब एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, आप अगर कोई स्टेट है तो स्टेट पास कर सकते हैं। अ वैल्यू प्रॉप जो भी आप यहाँ लिखेंगे वह अ वैल्यू प्रॉप टू बी पास टू कंज्यूमिंग कंपोनेंट दैट आर डिसेंडेंट ऑफ दिस प्रोवाइडर। सो जो भी इस प्रोवाइडर का डिसेंडेंट होगा जो कि एक कंज्यूमर कंपोनेंट होगा वहाँ पर ये जो वैल्यू होगा वह पास होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्चुअली एक ही एग्जांपल लिखा है मैंने कुछ इस तरीके से कि स्टेट, बेसिकली स्टेट यहाँ पास किया जाता है तो मैंने उसी का एग्जांपल दिया, बट मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ें इसमें दिखाऊंगा। सो आपने लिखा माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू और करली ओपन कर लिख लो, उसके बीच में यहाँ आप लिखते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, यानी कि ये जो स्टेट है किसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बना होगा जिसको आप यहाँ से पास कर रहे हैं कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर कंपोनेंट के पास। बात करते हैं कंज्यूमर कंपोनेंट की, यानी कि कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर, अ रिएक्ट कंपोनेंट दैट सब्सक्राइब टू कॉन्टेक्स्ट चेंजेस, दिस लेट्स यू सब्सक्राइब टू अ कॉन्टेक्स्ट विद इन अ फंक्शन कंपोनेंट। सो कंज्यूमर कंपोनेंट क्या है, अगर आसान शब्दों में बात करूँ तो कंज्यूमर कंपोनेंट क्या है। कंज्यूमर कंपोनेंट का मतलब होता है जो प्रोवाइडर के द्वारा दिए गए डेटा को कंज्यूम करता है। वही यहाँ सब्सक्राइब टू कॉन्टेक्स्ट चेंज इस तरह से टेक्निकल वर्ड से लिखा गया जो कि आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी देखने को मिलेगा। बट आसान भाषा में यही है कि कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं आप, देन जो डेटा प्रोवाइड करना है उसको आप प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है और उस प्रोवाइडेड डेटा को जो कंज्यूम करता है उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। आगे बात करें कंज्यूमर की तो इट रिक्वायर्स अ फंक्शन एज अ चाइल्ड, द फंक्शन रिसीव्स द करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एंड रिटर्न्स अ रिएक्ट नोड। जो हम लोग कंज्यूमर बनाएंगे कंज्यूमर कंपोनेंट तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, यानी कि इस कंपोनेंट का, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका कंज्यूमर कंपोनेंट होगा उसका चाइल्ड होता है एक फंक्शन और ये फंक्शन रिसीव करता है करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एंड ये रिटर्न करता है रिएक्ट नोड। द वैल्यू आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन
जो भी वैल्यू आर्गुमेंट होता है जो प्रोवाइडर के द्वारा पास किया जाता है, द वैल्यू आर्गुमेंट पास्ड टू द फंक्शन विल बी इक्वल टू द वैल्यू प्रॉप ऑफ द क्लोजेस्ट प्रोवाइडर फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट अबव इन द ट्री। इफ देर इज नो प्रोवाइडर, अगर कोई भी प्रोवाइडर नहीं होता है फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट अबव, द वैल्यू आर्गुमेंट विल बी इक्वल टू द डिफॉल्ट वैल्यू दैट वाज पास टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। सो कोई भी अगर प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस केस में कंज्यूमर क्या यूज़ करेगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया था आपने वही यूज़ करेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आर्गुमेंट होगा वह इक्वल हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। भी आप देखेंगे वैल्यू आर्गुमेंट क्या होता है। सो अगर इसका एग्जांपल देखें तो माई कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर लिखना है, देन ये इसका चाइल्ड होता है एक फंक्शन। तो यहाँ पर जो वैल्यू आर्गुमेंट लिखा हुआ है ये वाला वैल्यू आर्गुमेंट, अगर आपने प्रोवाइडर से कोई डेटा पास नहीं किया, अगर डेटा पास किया है तो बढ़िया, वह यहाँ चला आएगा। देन इसका आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप प्रोवाइडर नहीं लिखते हैं उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वह कौन सा वैल्यू होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, जो कि आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पास करते हैं। क्लियर? सो गाइस ये है 3 स्टेप का क्लियर डेफिनेशन जो कि टेक्निकल वर्ड से भरा पड़ा है। अगर आपको वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है बट मे बी किसी भविष्य में अगर कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाए तो होपफुली आपके काम आएगा। ओके, सो पूरा कंक्लूड करूँ मैं इस थ्योरी को, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको तब यूज़ करना है जब आपका हायरार्की कॉम्प्लेक्स हो और आप नहीं चाहते हैं कि हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट है वो लेवल बाय लेवल हर एक कंपोनेंट में ट्रेवल करे, देन फाइनली हमारा जो टारगेट कंपोनेंट है वहाँ जाए। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके आप डायरेक्टली उसमें अपना डेटा पास कर सकते हैं, उस स्टेट को डायरेक्टली वहाँ पास कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर मिलता है आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। इन शॉर्ट आप अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, जो कि रिडक्स का यूज़ करके लोग करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला कॉन्टेक्स्ट आपको बनाना है, जिसके लिए आप यूज़ करते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर। प्रोवाइडर का मतलब जो डेटा को प्रोवाइड करेगा, चाहे वो किसी क्लास का स्टेट हो, कोई फंक्शन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे जो भी हो, और प्रोवाइडर क्या करता है, प्रोवाइडर डेटा को प्रोवाइड करता है और इस डेटा को जो कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। ओके, और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, लाइक ये वैल्यू क्या है, फंक्शन कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। 3-4 चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा लगता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ आज। सो इसके पीछे रीज़न यही है कि रात हो चुकी है, करीब 2 बज चुका है मेरे ख्याल से। मैं शुरू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि स्टेट को मैनेज करने के लिए। सो हमारे पास फ़िलहाल के लिए 1 2 3 4 5 फाइल्स हैं। पहला है app.js, दूसरा है user.js और तीसरा है guest.js, चौथा है index.js और 5वां लास्ट वन है हमारा index.html, जिसमें सिर्फ एक डिव है जिसकी आईडी है रूट। index.js में हम लोगों ने सिर्फ रेंडर करने का कोड लिखा है जो कि रेंडर करेगा ऐप कंपोनेंट को। बस ये 2 फाइल्स हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, हमारा जो भी काम होगा ये 3 फाइल्स में होगा। सो मान लीजिए कि app.js में मैं एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहा था, मैंने लिखा RCC और यहाँ पर हम लोग एक स्टेट बनाएंगे। तो मैं एक स्टेट बनाता हूँ, मान लीजिए स्टेट क्लास प्रॉपर्टी के तौर पर मैंने बनाया। आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी स्टेट बना सकते हैं। मैंने इसमें नेम लिखा जो कि है राहुल। अब ये जो स्टेट बना है ये मुझे यूज़ करना है guest.js में। तो कैसे करूँगा, डायरेक्टली मुझे यहाँ से यहाँ यूज़ करना है, लेकिन guest.js जो हो इसका चाइल्ड नहीं बनेगा। अगर चाइल्ड बनता फिर तो बढ़िया था। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से गेस्ट लिखते हैं, देन एज अ प्रॉप तरीके से नेम इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, इस तरीके से लिखते तो हमारा ये जो स्टेट है एज अ प्रॉप गेस्ट में पास हो जाता, देन हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि guest.js app.js का चाइल्ड नहीं बन सकता। प्रॉब्लम आ गई, हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। जब चाइल्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। सो इस सिनेरियो को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो guest.js है इसका पेरेंट है user.js, यानी कि user.js का चाइल्ड है ये।
और यूज़र डॉट जेएस चाइल्ड है ऐप डॉट जेएस का, यानी कि यहाँ पर हमें यूज़र डॉट जेएस लिखना है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लिखना है। सो यूज़र ये वाला कंपोनेंट। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें गेस्ट डॉट जेएस में इसको यूज़ करना है इस स्टेट को, तो हम लोग इसको मेडिएटर बनाएंगे, यानी कि यूज़र डॉट जेएस को मेडिएटर बनाएंगे और इसके थ्रू इस स्टेट को प्रॉप से पहले यहाँ आएगा, देन यहाँ से यहाँ करेंगे। सो ये जो स्टेट है यहाँ पर पास करते हैं, मैं लिखता हूँ नेम और दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। अभी हमें ये जो है अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग पहले यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं, वरना हमें एक एरर मिल जाएगा। सो इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र। अभी हम लोग ये बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग RCC, देन यहाँ हम लोग इसका चाइल्ड कौन है, गेस्ट है, तो हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं। या फिर यहाँ पर एक मैं H3 बनाता हूँ, H3 यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र कंपोनेंट और इसके नीचे मैं गेस्ट को लिखता हूँ गेस्ट। और इसमें हम लोग हमारा ये जो प्रॉप आया है, ये वाला जो हमारा प्रॉप है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, ये जो प्रॉप यहाँ आया है, सो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये जो हमारा प्रॉप बनेगा ये इस गेस्ट में पास होगा। कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो इस चीज़ को, यानी कि इस स्टेट को इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र, अगर मैं यहाँ ये लिखूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, तो मुझे यहाँ राहुल एक्सेस होकर मिल जाएगा। ठीक, अब इसी चीज़ को मुझे इस गेस्ट में पास करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देता हूँ। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा इस गेस्ट का एट्रीब्यूट, यानी कि ये एज अ प्रॉप पास हो जाएगा गेस्ट में। अब गेस्ट में इस स्टेट को यूज़ किया जा सकता है। ये स्टेट पहले आया यूज़र में इसके थ्रू, देन यूज़र से हम लोगों ने इसको गेस्ट में भेज दिया। सो गेस्ट में अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा मैं और बेहतर बना लेता हूँ। इसको यूज़र कंपोनेंट मैंने लिखा था, मैं इसको कंपोनेंट लिख लेता हूँ, यूज़र कंपोनेंट। देन हम लोग यहाँ गेस्ट को इंपोर्ट करेंगे, वरना हमें एक एरर मिलेगा। सो इंपोर्ट गेस्ट फ्रॉम गेस्ट। अब फाइनली हम लोग इसको यहाँ यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग RCC लिखते हैं। आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी बना सकते थे, बट मैं लिख रहा हूँ यही। यहाँ पर हम लोग एक H3 लिखते हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे गेस्ट कंपोनेंट। मतलब इससे हमें पता चलेगा कि हम लोग कौन से कंपोनेंट में हैं, इसीलिए मैं ये H3 में लिख रहा हूँ। देन हमारा ये H4 जहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रॉप आया है जो कि है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट nm, ये हम लोग यूज़ करेंगे। सो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि ये जो स्टेट था इसको एज अ प्रॉप पहले पास किया यूज़र में, देन यूज़र से एज अ प्रॉप पास किया हम लोगों ने गेस्ट में, यानी कि हमारा यूज़र डॉट जेएस जो मेडिएटर का काम कर रहा है इस स्टेट को यहाँ से, यानी कि ऐप डॉट जेएस से गेस्ट डॉट जेएस में लाने के लिए। आप देखेंगे इस स्टेट का यूज़ हमने कहीं भी यूज़र डॉट जेएस में नहीं किया। इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, गेस्ट डॉट जेएस यूज़ करें। इसको सेव करें और आप वेब पेज में देखेंगे तो आपको मिलेगा यूज़र कंपोनेंट, और गेस्ट कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है इस स्टेट को। इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि बेकार में ही यूज़र डॉट जेएस के पास ये डेटा आ रहा है, यानी कि इसको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ रही है। ये मेडिएटर का काम कर रहा है। इसी हायरार्की को अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बनाते हैं, लाइक 10-12 इसी तरीके का कंपोनेंट और लास्ट वाले में आपको यूज़ करना हो इस पेरेंट का, तो आपको जो 10 कंपोनेंट के सभी में इस तरीके से प्रॉप करके पास करते लेकर जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये अप्रोच ऐसे देखा जाए तो 1, 2, 3 कंपोनेंट्स के लिए ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 लेवल तक आपका अगर होता है तो फिर ठीक है, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड तक आता है तो भी ठीक ही मालूम पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर होता है देन उस केस में आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना चाहिए। सो इसी चीज़ को कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके कैसे अचीव करते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, लाइक गेस्ट डॉट जेएस से सब कुछ डिलीट कर दिया, यूज़र डॉट जेएस से सब कुछ डिलीट कर दिया, और ऐप डॉट जेएस से भी सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने। इंडेक्स डॉट जेएस में जो था वही है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो था वही है।
सिर्फ इन तीनों में से मैंने डिलीट किया है, बिकॉज यही हमारा मेन काम, इसी में हमेशा काम होगा। ये दो जो है एज इट इज़ रहेंगे हमेशा, ठीक। तो इसमें हम लोग अब डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इसमें 3 में, या फिर अगर हमें और फाइल बनाने का आवश्यकता पड़ती है तो उसमें डिस्कस करेंगे। सो यहाँ हमारा एक स्टेट होगा जो कि यूज़ किया जाएगा यहाँ पर, बट हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना है जिससे कि मीडिएटर की आवश्यकता ना पड़े। सो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं RCC, मैंने किया, हमारा ये सब कुछ चलाया। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हमें यूज़र को यूज़ करना है, ठीक। यूज़र हमारा एक जनरल सा कंपोनेंट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और यूज़र का चाइल्ड कौन है? गेस्ट है। जो हमारा पहले सिनेरियो था वही सिनेरियो हमारा अभी भी है। तो मैं यहाँ RCC कर देता हूँ और यहाँ हम लोग गेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट गेस्ट, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। गेस्ट, देन यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, एक मैं H3 लिखता हूँ, देन यहाँ लिखते हैं गेस्ट, सॉरी ये हमारा यूज़र कंपोनेंट है, यूज़र कंपोनेंट। और यहाँ पर हम लोग गेस्ट जो कि चाइल्ड होगा वह लिखेंगे। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर मैं कोई भी प्रॉप पास नहीं कर रहा, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिख रहा, सिर्फ मैंने गेस्ट को रेंडर होने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि इसका चाइल्ड कंपोनेंट बनाया मैंने। user.js पेरेंट है guest.js का। अब बात करते हैं इस app.js की। सो यहाँ पर मैं यूज़र को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज app.js का चाइल्ड है यूज़र। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक स्टेट बनाएंगे। सो स्टेट इक्वल एक नेम जो कि है राहुल, दे दिया मैंने। इस स्टेट को मुझे यूज़ करना है guest.js में, लेकिन guest.js इस app.js का चाइल्ड नहीं बनेगा, और ना ही हम लोग इस स्टेट को एज अ प्रॉप पास करेंगे यूज़र में जिसका चाइल्ड गेस्ट है, देन ये इसके थ्रू हम लोग इसमें पास करेंगे। ऐसा भी हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो कैसे यूज़ करेंगे? कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ बनाना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो यहाँ मैं लिखता हूँ माई कॉन्टेक्स्ट, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट को। माई कॉन्टेक्स्ट इक्वल रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, बट मैं नहीं दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। सो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम मैंने दिया माई कॉन्टेक्स्ट। ये जो app.js है ये हमारा प्रोवाइडर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टेट है और ये इसी कंपोनेंट के लिए है, और हम लोग को यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना, प्रोवाइड करना, तो इसको हम लोग प्रोवाइडर कंपोनेंट कह सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग प्रोवाइडर लगाते हैं, रिटर्न माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। और इसके अंदर आप कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के लिए कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट हो तो उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा क्या है, यूज़र, तो मैं यहाँ यूज़र लिख देता हूँ। ओके, ये एज इट इज़ जैसे सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही करना है। प्रोवाइडर में एक हमारा यहाँ पर होता है वैल्यू, जिसको आप यहाँ लिखते हैं, और ये डेटा ले जाता है, इसी में डेटा रखा जाता है जो डेटा आपको प्रोवाइड करना है। तो हमारा जो डेटा वो क्या है, हमारा जो डेटा वो है स्टेट नेम। तो यहाँ आप सिंपली लिख दीजिए दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू भी दे सकते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, या फिर कोई भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ भी डेटा लिख, यहाँ पर कोई भी डेटा हो सकता है। तो मैं फिलहाल के लिए स्टेट देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपको स्टेट ही देखने को मिलेगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। सो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम मैंने लिखा। अभी ये जो स्टेट बनाया हम लोगों ने, यानी कि जो डेटा है ये मुझे कंज्यूम करना है। कहाँ? इस कंपोनेंट में, यानी कि ये हमारा कंज्यूमर कंपोनेंट बनेगा। यहाँ से डेटा प्रोवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये हमारा प्रोवाइडर कंपोनेंट है, और डेटा मुझे यहाँ कंज्यूम करना है तो ये हमारा कंज्यूमर कंपोनेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ जो डेटा प्रोवाइड हो रहा है इसको यहाँ कैसे कंज्यूम करेंगे, उसके लिए देखिए RCC करते हैं। ये हमारा आ गया गेस्ट, और हम लोग यहाँ पर पहले एक सिंबल दे देते हैं, यानी कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारा गेस्ट कंपोनेंट है, गेस्ट कंपोनेंट। और यहाँ पर हमें कंज्यूमर लिखना है, तो मैं लिखूँगा माई कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर। कंज्यूमर का C कैपिटल होना चाहिए, कंज्यूमर।
ये जो कंज्यूमर और प्रोवाइडर देख रहे हैं आप, ये कंज्यूमर और ये प्रोवाइडर, ये कहाँ से ये आया है इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि यहाँ पर है, और इसी का यूज़ करके हम लोग इसके प्रॉपर्टी जो कि प्रोवाइडर है यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी यानी कि प्रोवाइडर, और वही ऑब्जेक्ट डॉट कंज्यूमर हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, सो इसका जो एक कंज्यूमर का जो चाइल्ड होता है वो होता है एक फंक्शन। तो यहाँ हमें एक फंक्शन लिखने की आवश्यकता है। सो फंक्शन लिखेंगे कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में। यहाँ हम लोगों का एक वैल्यू होता है। आप यहाँ वैल्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया डेटा, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट है हमारा। जो भी डेटा यहाँ से पास हो रहा है, इस वैल्यू एट्रीब्यूट से जो भी डेटा पास हो रहा है, ये डेटा आएगा यहाँ इस डेटा के पास, इसके पास। देन आप इसका जैसे यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ एक H4 और यहाँ मैं लिख दूँगा सिंपल सा, इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं डेटा। तो डेटा में जो भी होगा वो H4 के अंदर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। सेव करते हैं इसको और सब कुछ सेव कर लेते हैं। सब कुछ सेव करने के बाद आप वेब पेज में देखेंगे। ओके, हमें यहाँ एक एरर मिल रहा है। एरर है हमारा माई कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 8 guest.js में। बहुत ही अच्छी बात है कि हमें एरर मिल गया, वरना मैं तो भूल गया था इसको। देखिए यहाँ आप माई कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, बट माई कॉन्टेक्स्ट यहाँ कहीं है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो माई कॉन्टेक्स्ट है ये यहाँ पर आप यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज आपने ये इसको यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आपको कोई एरर नहीं मिल रहा। बट इसी माई कॉन्टेक्स्ट को आप इस एक अलग कंपोनेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप इसको इंपोर्ट करें। जस्ट बिकॉज इसको इंपोर्ट करना है तो इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। याद रखिएगा ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है, जिसको इंपोर्ट करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। सो इंपोर्ट, देन यहाँ पर लिखना है माई कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ऐप। ओके, हम लोगों ने सेव नहीं किया इसको ठीक से, तो सेव कर लें। सभी को सेव कर लीजिए ठीक बराबर से। इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब आप यहाँ वेब पेज में देखेंगे तभी आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, और आपका यूज़र कंपोनेंट भी रेंडर होगा, गेस्ट भी, और आपका जो डेटा है वह भी। आप देखेंगे ये जो राहुल डेटा है ये स्टेट है एक्चुअली में इस कंपोनेंट का, जिसको डायरेक्टली आप यूज़ करवा रहे हैं इसमें। और guest.js इसका चाइल्ड नहीं है, बल्कि इसका चाइल्ड सिर्फ क्या है, user.js। और user.js मीडिएटर नहीं है इस स्टेट को पास करने के लिए। अब की बार ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, एक बार मैं फिर से आपको ये बताता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बार और डिटेल में बताना चाहूँगा, बिकॉज आगे के जो एग्जाम्पल है वो थोड़े से इससे थोड़े से और बढ़ते जाएंगे। सो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने रिएक्ट और कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। देन हम लोगों ने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया जिसमें हम लोगों ने एक स्टेट बनाया, और इस स्टेट को मुझे यूज़ करना है एक अलग दूसरे कंपोनेंट में जो कि guest.js है। बट ये guest.js इस ऐप का चाइल्ड नहीं बन सकता। अगर चाइल्ड बनता तो सिंपली हम लोग एज अ प्रॉप उसको पास करके दे देते, हमारा काम हो जाता। बट वो चाइल्ड नहीं बन सकता। ये चाइल्ड है user.js का, और user.js चाइल्ड है app.js का। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि app.js और guest.js में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, लेकिन हमें इसके स्टेट को इस guest.js में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करके, जिसके लिए हमें हमारा पहला स्टेप है कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना, जो कि हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया है। हम लोगों ने लिखा कॉन्स्ट, और अपने कॉन्सेप्ट का नाम मैंने दिया माई कॉन्टेक्स्ट। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन react.create कॉन्टेक्स्ट। इसके थ्रू जब आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो दो चीज़ें रिटर्न होती हैं, पहला है प्रोवाइडर और दूसरा है कंज्यूमर, जो कि यहाँ पर स्टोर है माई कॉन्टेक्स्ट में। ओके, देन हमारा एक नॉर्मल सा जो कंपोनेंट है यूज़र, जो कि मैंने यहाँ बनाया है, जिसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ गेस्ट जो कि इसका चाइल्ड है उसको रेंडर किया गया है, और इसमें सिंपल सा एक टेक्स्ट है यूज़र कंपोनेंट। इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है रेंडर होने के लिए। अभी यहाँ हमारा डेटा है, तो यहीं से, चूँकि ये एक स्टेट है और इसका स्कोप यहीं तक है, तो यहीं से हमें इस डेटा को पास करना पड़ेगा। सो इस डेटा को पास करने के लिए, यानी कि इस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस कंपोनेंट को प्रोवाइडर कंपोनेंट मान लेंगे और यहाँ प्रोवाइडर लगाएंगे।
प्रोवाइडर यूज़ करने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट का आवश्यकता पड़ेगी जो कि है माई कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इसी के अंदर प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों है। सो माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर मैंने लिखा, देन इसमें एक वैल्यू होता है जिसमें आप डेटा लिखते हैं, जो डेटा प्रोवाइड करना है जहाँ पर इसको कंज्यूम किया जाएगा वहाँ। सो मैंने इस डेटा को प्रोवाइड करना था तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया सिंपली। देन इसके अंदर में आप जो भी इसका अपना चाइल्ड होगा कंपोनेंट उसको आप लिख सकते हैं, चाहे वह एक हो या एक से अधिक हो, और जैसे आप काम करते हैं जनरली वैसे आप काम कर सकते हैं इसके साथ। ओके, सो प्रोवाइड तो हो गया। प्रोवाइड होने के बाद कंज्यूम करने की बारी आती है, तो कंज्यूम मुझे यहाँ करना है, जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ कंज्यूम करना है तो इसको आप कंज्यूमर कंपोनेंट कह सकते हैं। सो हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, देन मुझे यहाँ माई कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है तो मुझे माई कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने इसको इंपोर्ट किया। और चूँकि ये इंपोर्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप इसको एक्सपोर्ट करें। और आप देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट करते वक्त हमें कर्ली ब्रैकेट की यूज़ करने की आवश्यकता पड़ी है। देन ये सिंपली रिटर्न करेगा एक H3 जो कि कहेगा गेस्ट कंपोनेंट, इससे वो पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट हमारा रेंडर हो रहा है। देन यहाँ पर आपको कंज्यूमर लिखना है, माई कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर इस तरीके से, और जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइडर यहाँ से वह आएगा यहाँ पर। कंज्यूमर के अंदर में हम लोग लिखते हैं एक फंक्शन, जो कि यहाँ मैंने एरो फंक्शन यूज़ किया है। तो डेटा जो भी यहाँ से डेटा आएगा, ये वैल्यू में यहाँ जो भी दिया जाता है वह पास होकर आता है इस आर्ग्यूमेंट के पास, यानी कि डेटा के पास, जिसका फर्दर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस स्टेट से यहाँ से डेटा हमारा क्या आ रहा है, सिंपल एक राहुल आ रहा है। सो डेटा में क्या आ गया, राहुल आ गया, जिसको मैंने यहाँ सिंपली रेंडर करवा लिया है, डिस्प्ले करवा लिया है राहुल, जो कि हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देता है राहुल। ओके, सब कुछ रेंडर होकर। सो ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो ही आप आगे देखिए, अदरवाइज आप फिर से रिवाइंड कर लीजिए, बिकॉज आगे इससे थोड़ी सी एडवांस चीज़ें देखेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट एक प्रॉपर्टी हो तो एक प्रॉपर्टी ही यहाँ जाना है, वैसा नहीं है। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मान लीजिए कि डेटा ज़्यादा है हमारा, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू में यहाँ देता हूँ जो कि है 10, तो इस केस में दोनों ही मुझे पास करना है, दोनों ही डेटा मुझे प्रोवाइड करना है। उस केस में आप सिंपली स्टेट को ही, पूरे स्टेट को प्रोवाइड कर दीजिए इस तरीके से। सो ये जो पूरा स्टेट है, यानी कि दिस स्टेट, यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा हमारा चला जाएगा कहाँ, यहाँ पर कंज्यूमर के पास। प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा डेटा कंज्यूमर के पास, जहाँ इसको कंज्यूम किया जाएगा। सो डेटा के पास क्या है, डेटा के पास है नेम और वैल्यू। तो कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा डॉट नेम तो आपको नेम मिल जाएगा, डेटा डॉट वैल्यू तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अगर इसको बेहतर तरीके से डिस्प्ले करके दिखाऊं तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ लिखिए नेम और डेटा डॉट नेम, देन वैल्यू और डेटा डॉट वैल्यू, और इसको सेव करेंगे आप। देखिए डेटा के पास क्या, दिस डॉट स्टेट में जो कुछ भी, यानी कि नेम और वैल्यू तो दोनों ही आ गए, तो दोनों को ही हम लोगों ने डेटा डॉट नेम से हमें नेम मिल जाएगा, डेटा डॉट वैल्यू से हमें वैल्यू मिल जाएगा। इसको सेव करें और सेव करके आप इसको देखेंगे तो यहाँ आपको नेम में राहुल और वैल्यू में 10 दिखाई देगा। सिंपल सा फंडा है। उसी तरीके से कोई भी अगर फंक्शन हो, कोई भी अगर अदर ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एरे हो, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पास कर सकते हैं। सिर्फ एक कंपोनेंट में ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट हो तो वहाँ सिर्फ कंज्यूमर बनाकर उसको आप यही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मैं बस आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि एक हमारा प्रोवाइडर है और एक हमारा कंज्यूमर है, लेकिन ये सिनेरियो कुछ अलग भी हो सकता है। एक प्रोवाइडर मल्टीपल कंज्यूमर भी हो सकते हैं और मल्टीपल आपका कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है ये। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर मल्टीपल डेटा हो हमारा नेम और वैल्यू तो कैसे करना है। मैंने फंक्शन की बात करी तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ फंक्शन का, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो app.js यहीं से हमें डेटा प्रोवाइड करना है, तो यहीं पर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। सो हैंडल क्लिक कॉन्टेक्स्ट मैंने इसका नाम दिया कि एक इवेंट पर जाएगा। देन हम लोग एक एरो फंक्शन बना रहे हैं इसको। देन यहाँ सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि दिस डॉट सेट स्टेट
में जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे। तो वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू जो भी उसमें हम लोग +1 कर देते हैं। सो जब भी ये क्लिक होगा, ये इवेंट फायर होगा, ये इवेंट है हमारा, अभी हम लोग लिखेंगे इसको। सो इवेंट हैंडलर है हमारा। जब भी ये फायर होगा क्या होगा, इस वैल्यू में बाय 1 इंक्रीज होगा। जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार भी ये बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। अभी आपको देखने को मिल जाएगा। देन हमें ये डेटा और ये डेटा दोनों ही डेटा यहाँ पर पास करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेंडर मेथड के अंदर यहाँ एक कॉन्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको कि डेटा दिस डॉट स्टेट, यानी कि दिस डॉट स्टेट में जो कुछ भी है वह डेटा में आ गया। ठीक, दिस डॉट स्टेट में क्या है, ये पूरा है। देन हम लोग यहाँ लिखते हैं हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक में हम लोग डाल देते हैं क्या, हमारा जो ये हैंडल क्लिक कॉन्टेक्स्ट है ये वाला। ठीक, और ये हमारे कॉन्टेक्स्ट वैल्यू चला जाएगा फाइनली यहाँ पर, सिंपल। देन कंज्यूमर के पास ये वाला डेटा जाएगा, यानी कि ये दोनों जाएगा, यानी कि ये पूरा डेटा जाएगा। ये मेरा लॉजिक है। ठीक, तो इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद हमारा कंज्यूमर गेस्ट है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाए। सो एक तो डेटा आएगा हमारा जिसमें स्टेट का जो वैल्यू है और नेम है वह मिलेगा। देन हमारा एक फंक्शन भी आ रहा था। फंक्शन को होल्ड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पैरेंथेसिस दे दीजिए आप, बिकॉज 2 चीज़ें आ रही हैं, प्लस यहाँ पर आपको कर्ली देना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर डेटा, और यहाँ पर हैंडल क्लिक। डेटा में क्या है, नेम है, तो आप इसको इस तरीके से और डेटा वैल्यू इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हम लोगों का एक जो है वह है बटन, तो एक बटन बना लेता हूँ मैं जिसमें हम लोग इवेंट लगाएंगे। जो फंक्शन आ रहा है, जो इवेंट हैंडलर आ रहा है उसको यूज़ करने के लिए। सो बटन, और इसमें तो चेंज वैल्यू। देन यहाँ पर आपको लिखना है ऑन क्लिक इवेंट पर हमारा ये जो हैंडलर है वो चले, यानी कि हैंडल क्लिक ये चले। सिंपल है। अभी इसके अंदर मल्टीपल रिटर्न हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग को इसको एक डिव में रैप करना पड़ेगा। तो एक डिव बनाते हैं, देन इसको हम लोग क्लोजिंग डिव को नीचे कर देते हैं, यानी कि यहाँ बटन के नीचे। ओके, अभी सब कुछ मुझे लग रहा है कि ठीक है। चलिए देखते हैं कि कोई एरर है क्या हमारा। ओके, हमारे पास एक एरर है जो कि कह रहा है कि हैंडल क्लिक कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। सो app.js में आते हैं, लाइन नंबर 15 में हमारा ये हैंडल डॉट क्लिक कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमसे एक मिस्टेक हो गई है कि हम लोगों ने यहाँ दिस नहीं लिखा है, ये क्लास के अंदर है। सो दिस लिखना ज़रूरी है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दिस लिखना ज़रूरी है। सेव किया, सेव करने के बाद अब हम लोग इसको देखेंगे तो हमारा कोई एरर नहीं है। अच्छी बात है, कभी कभी एरर भी आना चाहिए, इससे पता चलता है कि एरर को कैसे फिक्स किया जाता है। सो ये तो हमें दिख रहा है सब कुछ डेटा में, डेटा नेम और डेटा वैल्यू में दिखाई दे रहा है। ये बटन काम कर रहा है या नहीं, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टेट आपका चेंज होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है, 17, 18, 19, 20 ये चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया इसमें, एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूँ फिर से। हम लोगों ने एक स्टेट बनाया, इधर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पहले देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जिसमें हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माई कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर। हमने एक स्टेट बनाया जिसमें हमारा प्रॉपर्टी है नेम और वैल्यू, जिसमें वैल्यू है राहुल और एक वैल्यू है 10। एक हम लोगों ने यहाँ इवेंट हैंडलर बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने क्या ये है कि ये जो वैल्यू हमारा है स्टेट में उसको हम लोगों ने बाय 1 इंक्रीज़ किया, यानी कि जब भी ये फायर होगा, जितनी बार भी ये फायर होगा वो बाय 1 इंक्रीज़ करेगा इस वैल्यू को। देन ये जो स्टेट है और ये जो हमारा फंक्शन है ये दोनों हमारा डेटा बनेगा जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को, यानी कि प्रोवाइडर के थ्रू इसको प्रोवाइड किया जाएगा कंज्यूमर को। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं और इसी को मैंने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया है। प्रोवाइडर इसको प्रोवाइड कर रहा है, इसको जिस किसी भी कंपोनेंट को ये वाला डेटा चाहिए वह कंज्यूमर कंपोनेंट बनकर इस प्रोवाइडेड डेटा को ले सकता है। सो यहाँ पर कंज्यूमर कंपोनेंट है हमारा, तो यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया। ये हमारा कंज्यूमर मैंने लिखा, पहले ये लिखना है, देन ये अपने
चाइल्ड में एक फंक्शन लेता है, तो मैंने फंक्शन दिया इसको, यहाँ पर मैंने डेटा लिखा। वाई? बिकॉज यहाँ कॉन्टेक्स्ट वैल्यू से दो चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ जो है वह स्टेट यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी, देन दूसरी चीज़ जो है वह है ये वाला फंक्शन। देन इसको इन दोनों को यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग यहाँ से डेटा डॉट नेम यानी कि जो भी स्टेट में यहाँ पर नेम में होगा वह हमें एक्सेस होकर मिल जाता है। देन डेटा डॉट वैल्यू में जो भी वह हमें एक्सेस होकर मिल जाता है। इसके बाद फाइनली जो हमारा फंक्शन है वह जब ये ऑन क्लिक होगा तो ये डिमांड करेगा इससे, देन ये यहाँ आएगा और इसका रेफरेंस देते हुए ये वाला फायर होगा हमारा। ओके, जो कि हमें बाय 1 इंक्रीज करके देगा ये वाला वैल्यू जो हमें दिखाई देता है स्क्रीन पर इसके थ्रू। सो ये पूरा लॉजिक है। इसी का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो नाम आप लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम होना चाहिए। इसके यहाँ पर जो लिखते हैं आप और यहाँ पर जो आप लिखते हैं वह इन दोनों के सेम होना चाहिए। यानी कि डेटा लिखा है तो यहाँ भी आपको डेटा लिखना है। अगर आपने यहाँ हैंडल क्लिक लिखा है तो यहाँ पे आपको हैंडल क्लिक ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, आपको बताऊँ। देखिए बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, कितने बताऊँ, आपको कोड देख कर समझना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको शॉर्ट बना देते हैं और लोग एक कॉन्टेक्स्ट अलग फाइल बनाकर, जिसमें आपको ये कॉन्टेक्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट लिखना नहीं पड़ता। उसमें क्या करते हैं कि एक अलग फाइल होता है सेपरेट, जिसमें सारे कॉन्टेक्स्ट जो बनाए जाते हैं सारे उसमें रखे जाते हैं, देन उसको यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको वह करके बता देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक नया फाइल बनाना है। तो context.js एक फ़ाइल बना लीजिए, context.js, या फिर कोई भी नाम रख सकते हैं आप। देन आपको करना ये है कि यहाँ पर आप इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट रिएक्ट को पहले इंपोर्ट कर लीजिए, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल। देन यहाँ पर आप अपना कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट जो हम लोगों ने वहाँ बनाया था वही हम लोग यहाँ बनाएंगे। माई कॉन्टेक्स्ट बनाया जो कि हम लोग क्रिएट करेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके। ओके, एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे हमारा जो कॉन्स्ट। इस माई कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है, माई कॉन्टेक्स्ट में हमारा प्रोवाइडर है और हमारा कंज्यूमर है, तो उसी चीज़ को हमें एक्सपोर्ट करना। सो प्रोवाइडर इक्वल माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। देन सिमिलरली आपको कंज्यूमर करना, तो मैं यहाँ से सिर्फ इसको हटाकर कंज्यूमर लिख देता हूँ। देन यहाँ पर हम लोग इसको हटाकर कंज्यूमर लिख देंगे। ओके, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें एडिट करनी पड़ेगी। मतलब इस तरह से अगर आप अपने प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं, बिकॉज ये एक सेपरेट फाइल बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। दूसरा कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो आप इसके नीचे बनाइए और सिर्फ मतलब एक सारे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर एक जगह में, देन उसका यूज़ कैसे करना है। तो इसका यूज़ करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको app.js से मैं शुरू करूँ तो यहाँ आपको ये नहीं लिखना है बिकॉज ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसकी जगह पर आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ हम लोग प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट जो हमारा है वहाँ से। अभी हमें इसमें माई कॉन्टेक्स्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हटा दीजिए आप, आपका सही तरीके से काम करे। उस तरीके से जो कंज्यूमर वाला फाइल है यानी कि guest.js, यहाँ पर आपको ये इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह पर आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कंज्यूमर का स्पेल मिस्टेक हो गया, कंज्यूमर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ये थोड़ा सा क्लीन दिखता है कोड और कुछ नहीं। कंज्यूमर आपको यहाँ पर माई कॉन्टेक्स्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला आप यहाँ से हटा दीजिए। एक बार कोड को वेरीफाई कर लेते हैं। लाइक यहाँ से इंपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हमारा ये है कि हम लोगों ने यहाँ कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के तरीके से लिखा हुआ है। ये इसमें क्या होना चाहिए, हमारा कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। देखा, तो यहाँ हमें कर्ली ब्रैकेट लिखना है। एक और मिस्टेक मुझे अभी नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर context.js जो वो कैपिटल में है C और यहाँ हम लोगों ने स्मॉल में लिखा हुआ। सो ये भी हमें एरर दे देता। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो कि हम बग क्रिएट करेंगी और काफ़ी सताती है।
सताने लगती है। सो एक दो चीज़ हम लोगों ने फिक्स की, यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी हमारा ठीक है, यहाँ हम लोगों ने ठीक ठाक किया था, यहाँ के बटल में है, ये सब कुछ ठीक है। होपफुली सब कुछ ठीक होगा। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग वेब पेज में देखेंगे तो हमें ये सब कुछ, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। चलिए अभी रिफ्रेश हो गया, अभी सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। सो गाइज ये आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसको मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि आप सेपरेट फाइल रख कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, तो अभी इसका इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी एक लास्ट जाते जाते हम लोग इसको देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का केस। यानी कि यहाँ पर अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको छोटा करना पड़ेगा हमें इस कोड को, वरना कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हटा देता हूँ मैं। ये मुझे शुरू में ही दिखा देना चाहिए था, नहीं, या फिर इस पूरे को हटा देता हूँ, तो एकदम छोटा कर देंगे इसको। हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एक वैल्यू दे देते हैं, ये कुछ इस तरीके से डायरेक्ट राहुल। ओके, देन हमारा जो गेस्ट है वो यहाँ पर इसको वैल्यू यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे, तो इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू लिख देता हूँ मैं, वैल्यू। और यहाँ पर इतना नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है वैल्यू। देन ये बटन नहीं चाहिए अपने को, बस इतना ही हमें करने का सकता है आई गेस। तो बस इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप वेब पेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ राहुल लिखा हुआ। अगर आप यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पर तो वो चेंज होकर आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की सोर्स लिख दूँ तो उस केस में मुझे वहाँ की सोर्स दिखाई देने लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन केस आप यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग देते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया। क्या देते हैं इसमें दे देते हैं कि रात बहुत हो गई है, रात बहुत हो गई है, मैंने दे दिया रात बहुत हो गई, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। अभी हम लोग इसको सेव करें और इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा गीकी सोर्स। में एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई देगा गीकी सोर्स। इन केस अगर इसका प्रोवाइडर ना हो, कंज्यूमर हो बट प्रोवाइडर ना हो, ये वाला प्रोवाइडर नहीं है, मान लीजिए ये गया और ये भी गया। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद आप वेब पेज में देखेंगे तो इस केस में ये डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है वह एक्टिव हो जाता है और वो आपको यहाँ दिखाई देने लगता है। ओके, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। अगर प्रोवाइडर नहीं होगा तब डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्टिव होगा और वह आपको दिखाई देगा। सो कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना हो किसी भी कंडीशन में तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये इस तरीके से स्ट्रिंग ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसी डेटा आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने थ्योरी में भी देखा था। सो गाइस ये है आपका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसका मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। कुछ और चीज़ें बाकी हैं इसमें जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है और रात भी बहुत हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।